जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं रवि कुमार जोशी। और आप जैसा कि जानते हो कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग एक पीवाईक्यू की एक सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत 2024 के अंदर सितंबर महीने में जो भी आपके सीजीएल ने एग्जाम लिए थे प्रीलिम्स के, उन सभी शिफ्ट का डिटेल एनालिसिस हर एक सब्जेक्ट का आपको इस चैनल के माध्यम से करवाया जा रहा है। तो जैसा कि मैं कहता हूँ कि अगर कुछ अच्छी चीज़ें होती है तो उसे शेयर करना चाहिए, तो आपका फ़र्ज़ बनता है। तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को इन चीज़ों का लाभ उठाने के लिए बोलिए। तो शुरुआत करता हूँ मैं आज के इस शिफ्ट के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न रीजनिंग के अंदर जो आपसे पूछा था, वो पूछा है, द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज इफ ऑल द लेटर इन द वर्ड BINDER are arranged in English alphabetical order। कहने का मतलब है कि जब इस वर्ड को, जो आपको सामने दिख रहा है, अपन अल्फाबेटिकली अरेंज कर दे। अल्फाबेटिकली अरेंज करने का मतलब है कि जो चीज, जैसे आपको ये जो दिया है BINDER, इसको मैं अल्फाबेटिकली अरेंज करने का मतलब है कि बी तो बी की जगह ही रहेगा, उसके बाद क्या आएगा डी, उसके बाद क्या आएगा ई, और उसके बाद एबीसीडी में क्या आता है आई, और फिर क्या आता है एन, और लास्ट में क्या आता है आर। तो ये हो गया लेफ्ट टू राइट अल्फाबेटिकली अरेंज। क्लियर होगी बात। अब कितनी चीजें अपनी जगह पर रही यही आपको बताना था। तो आप कहोगे सर एक चीज तो ये रहेगी और एक चीज ये रहेगी, यानी दो चीजें जो है वो अपनी पोजीशन से चेंज नहीं हुई, बाकी सब चीजें पोजीशन से चेंज हो गई। यही आपसे पूछा था कि कितनी चीजें जो हैं वो अनचेंज रहेगी। क्लियर होगी बात। ये था आपका पहला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इन फॉलोइंग सीरीज ओनली वन लेटर क्लस्टर इज इनकरेक्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट लेटर क्लस्टर। देखो मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ कि जैसे आपको ये एक सामने एक सीरीज टाइप की चीज दिख रही है, इसके अंदर एक गलत ग्रुप है। उस गलत ग्रुप को सिक्वेंसली कोई ना कोई उसके अंदर सीक्वेंस के अंदर दिक्कत है, वो आपको पहचानना है। चलो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनकी प्लेस वैल्यू यानी इनके क्रमांक लिखूंगा। y का क्रमांक होता है 25, c का 3 और g का 7। उसके बाद इसके क्रमांक लिखेंगे तो i का 9 होता है, m का 13 और q का 17। उसके बाद एस वी जेड, जिसका क्रमांक 19, 22 और कितना हो गया 26। उसके बाद सी जे के यानी 3, 7 और 11। उसके बाद एम क्यू यू यानी एम का 13, क्यू का 17 और यू का 21। अब यहाँ पे लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। तो मुझे जो चीज दिखाई दे रही है वो दे रही है कि इसके अंदर +10 दिखाई दे रहा है। +10 कैसे, 25, 25 के बाद 26 और 26 के बाद आपको पता है वापस एबीसीडी शुरू हो जाती है, तो +10 दिखाई देंगे। यहाँ पे भी आपको क्या दिखाई देगा +10, और यहाँ पर भी क्या दिखाई देगा आपको +10। ठीक है। और यही चीज अगर यहाँ पर देखना चाहो तो +10 दिख रहा है, और यहाँ पर देखना चाहो तो +10 नहीं दिख रहा है, कितना दिख रहा है +9 दिख रहा है। और यहाँ पर आप अगर देखना चाहो तो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है आपको +9 ही दिख रहा है, क्योंकि 6 और 3 9 ही दिख रहा है। तो क्या ये ग्रुप आपका सही है क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर ये ग्रुप गलत है, क्योंकि यहाँ पे 22 की जगह क्या होना चाहिए था 23, और इस 26 की जगह ए आना चाहिए था, यानी 27 वाली चीज आनी चाहिए थी। इससे देखो आगे की चीज बैठ जाएगी आपकी कैसे। जैसे 3 को आप क्या लिख सकते हो 29 भी लिख सकते हो, 7 को क्या लिख सकते हो 26+7, और 26+7 लिखने पर क्या आता है, तो आप बोलोगे सर 26+7 लिखने पर आता है आपका 33। अब आपको देखो प्लस यहाँ पे दिख रहा है 10, और यहाँ पे भी दिखने लग गया। अगर 23 और 27 होते और आगे भी +10 दिख जाता, क्योंकि 26 और 26 में +10 करोगे तो आपको क्या मिल जाए, सॉरी 27, 27 में +10 करेंगे अपन तो क्या मिल जाएगा अपन को 11 मिल जाएगा। तो बेसिकली जो गलती है वो यहाँ पर है, यानी ये जो ग्रुप है वो आपका थोड़ा सा एरर से जुड़ा हुआ है, और यही आपको पहचानना था। क्वेश्चन नंबर 2 ये था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपको बोला है कि 3 ऑफ फॉलोइंग 4 ऑप्शंस आर अलाइक इन ए सर्टेन वे एंड थस फॉर्म ए ग्रुप विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। कहने का मतलब है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें 3 में कुछ सिमिलरिटी है और एक आपका डिफरेंट है, जो आपको बताना है। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, अगर इनको गौर से देखा जाए तो ये देखो
कि कैसे ये ग्रुप बना है। अगर मैं कहूँ कि 540 को 9 से डिवाइड कर दो तो आप बोलोगे सर 60 आएगा, ठीक है। और 60 में जब आप ये वाली चीज कौन सी, ये थर्ड वाली चीज 120 ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा क्या, 188, यानी बीच वाली चीज। यानी कहने का मतलब है अगर ये चीज ए, ये चीज बी और ये चीज सी हो तो मेरे को लॉजिक जो मिला वो मिला A/9 प्लस सी इक्वल टू बी। ये लॉजिक यहाँ काम की है। आगे देखिए, इसको यहाँ पे करेंगे तो 81 को करेंगे तो 9 से डिवाइड तो 9 आएगा, और 9 प्लस 92 100 होता है, ये बात भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगर 90 को डिवाइड करें अपन 9 से तो 10 आएगा, और 10 में 12 ऐड करेंगे तो 22 आएगा, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसका आंसर आया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 5 की, सॉरी 4 की ओर, जहां पे ये कहता है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द इक्वेशन, सॉरी क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस माइनस आर इंटरचेंज एंड इनटू एंड डिवाइड आर इंटरचेंज। कहने का मतलब है जब प्लस माइनस को बदल दिया जाए और गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो वैल्यू क्या बनेगी। तो देखो 342 गुणा की जगह आपको डिवाइड लेना है और प्लस की जगह क्या लेना है, माइनस, जो क्या आ जाएगा कितना 79, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 45, और ये आ जाएगा कितना मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो 18 एकम 18 कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर 16, और 18 नमा 162 होता है तो 19 आ जाएगा, माइनस का 79, और यहाँ से कितना आ जाएगा 5 3 15 का 5, 1 4 3 12 और 1 13, 135। अब ये तो ऐड हो जाएंगे और ये माइनस हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो देखो अगर मैं इसमें 19 ऐड कर दूं तो 9 और 5 14 का 4, 1 4 और 1 5, और ये 154। अब अगर इसमें से मैं क्या घटा दूं, इसमें से मैं घटा दूं आपका 79, 79 या 80 घटेगा, देखो क्योंकि ये भी माइनस का है, यहाँ से आया 19, ठीक है, फिर ये 79, ये 135, ये 79 ही माइनस करना आपको। 79 माइनस करेंगे तो 14 में से 9 गया 5, 1, और 15 में से 8 गया तो आपका कितना बच जाएगा 7, यानी 75 आपका आंसर आ जाएगा, तो कि ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 5 की ओर, जहां पर आपको बोला है two sets of number are given in each set of numbers, certain mathematical operation on the first number result in the second number, similarly certain mathematical operation on the second number result in the third number, and so on. Which of the given option follow the same set of the operation as the given sets। कहने का मतलब इतना सा है कि जो रिलेशन आपको इस सेट में और इस सेट में दिखाई दे रहा है वैसा का वैसा रिलेशन आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ये आपको बताना है। तो देखो सीधी सिंपल सी बात, अगर मैं यहाँ पे गौर से देखूं तो ये इसका दुगना, ये इसका दुगना, और यहाँ पे अगर डिफरेंस की बात करें तो 28 और 7 35 का आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे दे रही है दुगना, दुगना, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस 35 का। तो ऐसी चीज आपको कहाँ पे दिखाई दे रही है, तो आप बोलोगे सर ये दुगना ठीक है, ये दुगना है ही नहीं तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये दुगना ठीक है, ये दुगना ठीक है, लेकिन यहाँ पे 25 का डिफरेंस है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ये देखो दुगना, दुगना, और यहाँ पर 12 और 23 35 का डिफरेंस है तो यही आपका आंसर है, क्योंकि आपको ऐसा ही सेट देखना था जो दुगना, दुगना और 35 का क्या लेकर आए, डिफरेंस लेकर आए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे, जो कि आपको एक अल्फाबेटिकल सीरीज दिखाई दे रही है। इस सीरीज में आपको सबसे पहले क्या करना होता है, क्रमांक लिखने होते हैं। तो क्रमांक लिखो सबसे पहले। अगर मैं क्रमांक लिखूंगा तो आई का क्रमांक कितना होगा 9, एम का 13, एच का कितना 8, उसके बाद पी का 16, एम का 13, पी का 16, जे का 10 और क्यू का 17। अब सीक्वेंस समझते हैं। तो यहाँ पे +4 दिखाई दिया, यहाँ पे मेरे को +3 दिखाई दिया, यहाँ पे मेरे को +2 दिखाई दिया, और यहाँ पे मेरे को +1 दिखाई दिया। तो +4 +3 +2 +1 अपन को करना है। तो डायरेक्ट अब इस पे आ जाओ। अगर u में आप +4 करोगे तो आएगा y, और v में +3 करोगे तो भी आपके पास क्या आएगा y, और अगर n में +2 करोगे तो आपको मिलेगा p, और s में +1 करोगे तो आपको मिलेगा r। y y p r आपका आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किसी में नहीं दिखाई दे रहा, क्या गलती कर दी, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, s में +1 जोड़ेंगे तो r नहीं आएगा t आएगा, क्योंकि -1 करने पे आ रहा था।
ठीक है, तो ये आ गया आपका वाई वाई पी टी यानी ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो आपको एक नॉन वर्बल सीरीज दिखाई दे रही है और इसको समझने के लिए आपको गौर से इन जो चीजें दी गई उस पे अगर मैं इसको एनालिसिस करूं, तो अगर पहले और सेकंड को अगर एनालिसिस किया जाए, तो देखो जहां पर पहले ये ऊपर की ओर थे, अब ये नीचे की ओर आ गए। साथ ही साथ ये 90 डिग्री रोटेट हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आगे देखा तो ये वापस से ऊपर चले गए और ये और 90 डिग्री रोटेट हो गया। ठीक है, अब अगर बात करें तो ये क्या हो गया नीचे की ओर। तो जो चीज नीचे की ओर है वो पहली बात तो क्या चली जाएगी, ऊपर की ओर। और ये आपका हमेशा 90 डिग्री रोटेट हो रहा है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज, तो यह जाएगा नीचे की ओर। अगर ऑप्शन एलिमिनेशन की बात आए तो देखो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब बच गया ऑप्शन ए और ऑप्शन आपका डी। अब आपको आंखें भी देखनी होगी कि कैसे चीजें हो रही है। अगर आंखों की बात करूं तो देखो पहले ये यहाँ पर थी, तो अब ये कहाँ चली गई, ऐसे मान लो, अब ऊपर चली गई। ठीक है, फिर वापस इधर आ गई। तो जो चीज अगर मैं इनका देखूं तो देखो ये चीजें जो है वो विपरीत चलती है। तो नीचे थी वो ऊपर आती है। ठीक है, तो अब जो ऊपर है वो किधर आएगी, नीचे की, यानी डाउन डाउन टू अर्थ आएगी, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है, होगी बात। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो 8 में आपको एक कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न दिया है, जहां पर बोला है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज एफ ए सी ई डी रिटन एज जी जेड डी डी ई। तो अब ये समझो कि कैसे इस चीज को किया गया है। तो सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो एफ का 6, ए का 1, सी का 3 और ई का 5 और डी का 4। यहाँ पे इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो जी का आपको 7 दिखाई देगा, जेड को आपको 26 देखना होगा और डी को आपको 4, 4 और 5 देखना होगा। अगर लॉजिक की बात करें तो ये +1 ठीक है, यहाँ पे ये -1 है। अब यहाँ पे भी आपको +1 दिखा, यहाँ -1 और ये +1, तो सीक्वेंस +1 -1 +1 -1 का आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है तो सीधी सिंपल सी बात है कि अगर सीक्वेंस की बात करें और सीक्वेंस समझ में आ गया है, तो आप क्या कहोगे कि सर मेरा जो आंसर है वो आ गया, कि मेरे को सबसे पहले +1 करना है तो क्या आएगा m, फिर -1 करना है तो z, और फिर +1 करना है तो c, और फिर -1 करना है तो n, और फिर +1 करना है तो r की जगह आ जाएगा s। MZCNS आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। क्लियर होगी बात। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे, जहां पर आपको पूछ रहा है कि दिए गए डायग्राम में कितने ट्राइंगल्स है, दिए गए डायग्राम में कितने त्रिभुज है। तो आप काउंट कर लो फटाफट, 1 2 3 और ये 4, और ये वाला 5, 5 तो ये हो गए, फिर 6 7 और एक ये पूरा 8, 8 हो गए। 8 के बाद ये 9 और ये 10 और ये 11 और ये 12, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 12 के बाद ये 13 14 और एक ये वाला 15। ठीक है, फिर 16 17, ठीक है यहाँ तक। 17 के बाद ये 18, ये 19 और ये वाला 20, यहाँ तक भी ठीक है। 20 के बाद एक ये रह गया कौन सा, 21। तो इसमें टोटल कितने ट्राइंगल आपके, 21। क्लियर हुई बात। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे, जहां पे आपको बोला है कि एफ आई बी को 12 18 44 और 10 लिखा गया है। तो बेटा देखो सीधी सी बात है कि जब भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आता है कि इस चीज को ये लिखा गया है, इस चीज को ये लिखा गया है, तो आपको सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी होती है। अगर एफ की बात करूं तो एफ की प्लेस वैल्यू होती है, यानी क्रमांक होता है 6, आई का होता है 9, वी का होता है 22 और ई का होता है 5। अब यहाँ पर इसने इसको ऐसे लिखने का मतलब है कि 6 का दुगना 12, 9 का दुगना 18 और 22 का दुगना 44 और 5 का दुगना 10। अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया तो डायरेक्ट जो पूछा उस पर चलेंगे। अगर टी की बात करें तो टी का क्रमांक होता है 20 और 20 का दुगना 40। इसी तरीके से एच का क्रमांक होता है 8, तो 8 का दुगना 16 और आर का होता है 18, तो 18 का दुगना 36 और ई का होता है 5, तो ये 10 और 10। तो आपका आंसर आ गया 40 16 36 10 10, 40 16 36 10 10 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। इजी प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे, तो जहां पर आपको एक साइलो यानी एक वेन 9 1 का आपको ये चैप्टर का प्रश्न दिखाई दे रहा है।
और न्याय निगमन में सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जो भी आपको स्टेटमेंट दिए हैं उस स्टेटमेंट से आपको वेन आरेख बनाना होता है। तो सबसे पहले वेन आरेख बनाएंगे कि ऑल पेजेस आर डायरी, तो ऑल पेजेस आर डायरी का वेन डायग्राम ये हो गया। उसके बाद बोला क्या कि सम डायरीज आर बुक्स, तो सम डायरीज आर बुक्स का ये डायग्राम हो गया। उसके बाद बोला ऑल बुक्स आर नोटबुक, तो ऑल बुक्स आर नोटबुक का डायग्राम ये हो गया। इसको इससे टच नहीं करना क्योंकि ऐसा नहीं बोला गया। इतना काम करने के बाद आ जाओ कंक्लूजन पर, जिसने कहा कि नो पेज इज ए नोटबुक। देखो तीनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है, यहाँ ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कोई भी कंक्लूजन रियल में सही नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी के केस में वो चीज सही हो सकती है, बट लेकिन कभी भी रियल चीज में सम अगर टोटल चीजें जो है वो पॉजिटिव है स्टेटमेंट की, तो कंक्लूजन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑल पेजेस आर नोटबुक, ऑल पेजेस आर नोटबुक आपको क्या दिखाई दे रही है? बिल्कुल नहीं दे रही, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑल डायरीज बीइंग नोटबुक इज ए पॉसिबल, क्या सभी डायरी जो है वो नोटबुक बन सकती है? क्या बिल्कुल सभी डायरी नोटबुक बन सकती है, क्योंकि वास्तविकता में नहीं है। जो चीज रियल में आपको वेन डायग्राम में नहीं दिखाई देती उनकी पॉसिबिलिटी ही बनती है। क्लियर है बात? तो आप ये कहोगे कि सर ये वाली चीज एकदम सही है क्योंकि ये बात जो है वो पॉसिबिलिटी की है। ठीक है, तो ओनली आपका जो है वो कंक्लूजन कौन सा फॉलो कर रहा है? थर्ड वाला, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें ये कह रहा है कि एक निश्चित तर्क के अनुसरण करते हुए 24/7 का संबंध 12/7 से है। समान संबंध का अनुसरण करते हुए 11/15 का रिलेशन 11/30 से है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए 9/13 का संबंध किससे होगा? कहने का मतलब है जिस वे के अंदर ये 24/7 और 12/7 रिलेटेड है, तो देखो 24/7 और 12/7 का रिलेशन अगर आप गौर से देखोगे तो केवल न्यूमरेटर को आधा किया गया है। न्यूमरेटर मतलब अंश को आधा किया गया है। अंश को क्या किया गया है? आधा। और आगे भी यही लॉजिक लिया गया है। शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप देखोगे तो बिल्कुल पता चलेगा कि अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं, क्योंकि देखो ये डिनोमिनेटर आपका जो है हर जो है वो सेम बनना चाहिए, हर दोनों जगह सेम बनना चाहिए। तो आपको डिनोमिनेटर यहाँ 30 दिखाई दिया और यहाँ पे भी 30 दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पे चीज 22 थी, अब आ गई 11, यानी आधा हो गया। कहने का मतलब है न्यूमिनेटर आधा होगा, लेकिन कब? जब तक कि आपका डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए। क्लियर है बात? अब आपको पूछा है कि 9/13 का संबंध किससे होगा, तो सीधी सी बात है 9/13 का रिलेशन जो आएगा वो किससे आएगा? तो आप बोलोगे सर 9/13 का रिलेशन आने का पीछे जो रीजन है वो क्या 15/26 हो सकता है क्या? 15/26 से 9/13 नहीं आ सकता, क्योंकि 15 का आधा नहीं हो सकता। क्लियर है बात? और वो भी 13, बिल्कुल नहीं। देखो 9/13 ये बात ठीक है, अगर मैं इसको मैं 18/26 लिखता हूँ, 18/26 लिखता हूँ, तो ये मेरे को अभी तक तो नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, जैसे इसने ये किया है, जो ऑप्शन दिया है वो 9/26 का दिया है। क्लियर है बात? अगर आप इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दोगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर को आपको सेम बनाना है, तो ये 26 हो गया और ये भी 26 हो गया। ये 18 का आधा 9 दिखाई आपको दे रहा है, तो बिल्कुल इसका आंसर यही होगा। इससे ज्यादा आपको चेक करने की जरूरत है नहीं है। क्लियर हुई बात? ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चल रहे हैं। जो बच्चा हर एक शिफ्ट को देख रहा है वो बच्चा इस क्वेश्चन को देखते ही कर लेगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि जब आपको एक से ज्यादा किसी डाइस की फॉर्म दिखाई दे और आपको अपोजिट लेटर यानी विपरीत सतह पर क्या चीज है ये पूछे, तो एक बात ध्यान रखना, जो चीजें साथ में दिखाई दे रही है वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकती। क्लियर है बात? छोटा सा कंसेप्ट, जो चीजें साथ में दिखाई देती है पासे में कभी भी अपोजिट नहीं हो सकती। बस इसी कंसेप्ट का यूज करके जो आपको पूछा था किसका, ईट का, तो ईट के साथ क्राई नहीं हो सकता, प्ले इसके पीछे नहीं हो सकता और स्लीप भी इसके पीछे नहीं हो सकता। तो स्लीप गया, प्ले गया, क्राई गया, केवल क्या बच गया? रन बच गया। केवल इसी कंसेप्ट से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्लियर है बात? ये था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे एक ये जो प्रश्न है वो एक जनरल नॉलेज का है रादर देन रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग के बजाय अगर जिसको थोड़ा सा ज्ञान है वो इस प्रश्न को आराम से कर लेगा। इसने कहा कि जो रिलेशन वायरस और पैरासाइट में है वही रिलेशन आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है?
अगर मैं बात करूं इन दोनों की, तो ये दोनों एक तरीके से कह सकते हैं एक ही चीज है, क्योंकि इन दोनों की वजह से ही आपके जो है वो रोग पैदा होते हैं। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स ही मान लो आप एक तरीके से। ठीक है, तो अगर बात करें सिनोनिम्स की, तो देखो ये जो अमल्टास है और जो ट्री है, ये एक तरीके का आपका ट्री होता है। ये जो है आपका एक तरीका का क्या होता है, पेड़ ही होता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे की रिलेशन में उसी तरीके से दिखाई दे रहा है जिस तरीके से ये दिखाई देते हैं। अगर बात करें फंगस और जैस्मिन की, तो ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, अगर बात करें एलेग और फ्लावर की, तो ये भी दोनों अपने आप में क्या है, अलग है। और फेनुग्रीक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर बात करें मेथी और सूक्ष्म जीवों की, तो ये भी अपने आप में क्या है, अलग है। अगर लगभग सिमिलरिटी देखा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इसके सिमिलर आपको ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। ये एक तरीके का ट्री है जिसपे पीले कलर के फूल लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपको एक सीरीज का प्रश्न पूछा है, जिसमें आपको सीरीज बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। बहुत ही आसान तरीके से आप इस सीरीज को देख सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन। कि यहाँ पे +5 दिखाई दिया, फिर +10, फिर +15, तो अब क्या होगा भाई, सीधी सिंपल सी बात है, +20 होगा। और +20 के बाद क्या हो जाएगा, +25 हो जाएगा, क्योंकि 5-5 का इंक्रीज चल रहा है। और 75 में 25 जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 100। आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, तो इसमें बोला WISK को DRSP और LENT को OVMG लिखा गया है, तो BANG को क्या लिखा जाएगा। बेटा सीधी सी बात है, जैसा कि मैं कहता हूं कि आप इनको गौर से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी। वो क्या आएगी कि W का उल्टा D होता है, I का उल्टा R होता है, S का उल्टा H होता है और K का उल्टा P होता है। उल्टा का मतलब होता है जैसे ये आपकी ABCD होती है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड से और ये राइट साइड से। जैसे राइट साइड से ये पहले नंबर पर है, तो ये लेफ्ट साइड से पहले नंबर पे है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। जैसे डी लेफ्ट साइड से चौथे नंबर पर है, तो डब्लू राइट साइड से चौथे नंबर पे है। ठीक है, तो इस तरीके से डब्लू का उल्टा डी, आई का उल्टा आर, एस का उल्टा एच और के का उल्टा पी। तो आप डायरेक्ट इस पे आ जाओ, जो पूछा है कि बी का उल्टा वाई, ए का उल्टा जेड, एन का उल्टा एम और जी का उल्टा टी। वाई जेड एम टी आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहे हैं। बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर आपको रीजनिंग को आसानी से सोल्व करना सीखना है, तो प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करें 17 की, तो ये एक नॉन वर्बल क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, नॉन वर्बल सीरीज का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। और इस पैटर्न को समझने की अगर मैं कोशिश करूं, तो मैं क्या देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि ये जो चीज है वो यहाँ आती है, लेकिन वाटर इमेज बनकर, यानी जल प्रतिबिंब बनकर, कहने का मतलब उल्टा होकर आती है। ठीक है, और ये वाली चीज हमेशा नहीं आ रही है। ये वाली चीज, अच्छा ये वाली चीज कहाँ से आ रही है, यहीं से आ रही है। देखो ये वाली चीज तो यहाँ आ गई। अब यहाँ पर क्या चीज आ रही है, यहाँ पे एक नई चीज आ रही है। क्लियर है बात, जो आगे जाके उल्टा हो रही है। देख लो आप, उल्टा का मतलब है जल प्रतिबिंब। अब इसका मतलब है कि इसका जल प्रतिबिंब बनेगा, तो आपको क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। अरे जल में जो है वो राइट लेफ्ट थोड़ी चेंज होता है, अप एंड डाउन चेंज हो जाता है, अप एंड डाउन। इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा। क्लियर है बात, अगर ऐसा देखा जाए तो ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, आपके पास ऑप्शन एक ही रह गया। और अब जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे तो एक नई चीज आएगी जो कि आपको एम दिखाई दे रहा है। ये था क्वेश्चन नंबर 17, जहाँ पे आपको पैटर्न समझ के आंसर करना था सीरीज का। Two different position of the same dice with faces T, O, B, L, Y, V are shown in below. Select the letter that will be on the face opposite to the one having L। कहने का मतलब है कि आपको एक ही पासे की दो फॉर्म दिखाई गई है, और इसमें आपको पूछा है कि बताओ बेटा L के पीछे क्या होगा, L के पीछे क्या होगा। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है कि L के साथ B और Y नहीं होगा, B और Y नहीं होगा, लेकिन इससे ऑप्शन 2 ही एलिमिनेट हो पाए, बाकी 2 ऑप्शन रह गए। अब इन दोनों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन होगा, ये डिपेंड करेगा कि इन दोनों में कौन सी चीजें हैं जो आपको दिखाई दे रही है, यानी कंडीशंस कौन सी दिखाई दे रही है। तो आप कहोगे सर इसमें एक ही चीज कॉमन है, और जब एक ही चीज कॉमन होती है तो उसको कहते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट। और कंडीशन नंबर फर्स्ट में अपन क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसे घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं। तो y के बाद t और t के बाद o, इसी तरीके से यहाँ पे घूमेंगे
तो y, और y के बाद b, और b के बाद l। तो सीधी सिंपल सी बात है, l के अपोजिट o हो गया, t के अपोजिट b हो गया, और इस y के अपोजिट कुछ भी हो सकता है, यानी कैन नॉट डिटरमाइन लिख सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई नई चीज आपको दिखाई देगी। क्लियर है बात? अगर बात करें o की बात l की, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, जहां पे कह रहा है कि विच टू साइड शुड बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। कौन सी दो चीजों को बदलने पर आपको जो है समीकरण संतुलित दिखाई देगी। तो देखो, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना होता है कि कौन सी चीजें बदलनी चाहिए। क्या माइनस और प्लस को बदलने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? माइनस और प्लस को अगर बदल दें अपन, तो देखो 13 एकम 13, कितना बचेगा 11, और 11 7 9 19 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे माइनस 48, और यहाँ पे प्लस 148। क्लियर है बात? अब अगर बात करें आगे की, तो देखो इसमें से अगर 48 माइनस हो जाए तो 100 बच जाता है, 100 में 19 जोड़ने पर 119 आ जाता है। अपने पहले ही केस में ये बात हो गई कि भाई एक आएगा इसका आंसर। अब देखो वैसे तो सी और डी ज्यादातर आते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्यों मैंने पहला चेक किया और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आप पहले कौन सा चेक करें? सी, और उसके बाद क्या चेक करें? डी, क्योंकि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी यही रहती है सी और डी की। क्लियर है? और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि इस डिवाइड का रोल बड़ा है, कि जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे ये कहा कि सर गुणा की जगह डिवाइड कर दो, और डिवाइड की जगह क्या कर दो? गुणा कर दो। तो ये वैल्यू जो है बहुत बड़ी हो जाएगी, जो आपको ऐसे देखने से ही पता चल जाएगा कि यार ये आंसर तो पॉसिबल नहीं है। अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी की, सी के अंदर बात करें तो माइनस और गुणा को आपस में बदला। अगर यहाँ पे गुणा आ जाए और यहाँ पे कहाँ पे आ जाए? माइनस यहाँ पे आ जाए, तो देखो यहाँ पर एक बार फिर से आपको 148 इंटू बहुत बड़ी संख्या आपको दिखाई देगी वापस से। तो ये पॉसिबल भी आपको देखने से पता चलना चाहिए कि तीसरा भी पॉसिबल नहीं होगा। अब चौथा और पहले में से आप एक चेक कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बात करें 20 की, तो इसने कहा कि कितने लेटर्स जो है वो अनचेंज रहेंगे यदि मैं दिए गए शब्द को किस में लिख दूं? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिख दूं। यानी कहने का मतलब ये जो शब्द दिया है इसके अंदर जो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में, जैसे ये शब्द क्या दिया आपको? ई एन टी ओ एम बी, तो इसमें सबसे पहले इस साइड लिखना होगा बी आता है, तो बी लिख दिया। बी के बाद क्या आएगा? ई, तो आपने लिख दिया ई। ई के बाद क्या आएगा भाई? एम, तो आपने लिख दिया एम। उसके बाद आएगा एन, ठीक है, उसके बाद आएगा ओ, और फिर आएगा टी। कितनी चीजें जो है वो अनचेंज आपको दिखाई? देखो सारी चीजें चेंज होगी मेरे हिसाब से। कोई भी चीजें है वो अनचेंज है या नहीं है? यही पूछा था कि शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। तो आपने कहा कि सर इसका आंसर तो नन होगा, क्योंकि सारी चीजें क्या हो गई है? बदल गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, जो कि आपको एक मिरर इमेज बताना है कि इसको अगर मैं दर्पण में देखूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है। तो इन प्रश्नों को भी ऑप्शन से कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये जो वाटर इमेज इसने बनाई है, तो इसलिए इसका ये आंसर ये नहीं हो सकता। इस तरीके से एलिमिनेट करते हुए चलो। अगर बात करें इसका वाटर इमेज ठीक है, लेकिन पी का वाटर इमेज बनाए, सॉरी मिरर इमेज बनाया ही नहीं, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है बात? अब अगर इन दोनों में से अगर बात करें तो मुझे सीधा सीधा एफ सीधा सीधा दिखाई दिया, जबकि इसका मिरर इमेज बनेगा। बात खत्म हो गई, आंसर क्या हो गया? सी। ऑप्शन से जाओ, ज्यादा जल्दी कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 22 की ओर, जहां पे कहता है कि जो रिलेशन आपका 213 और 157 का, 185 और 129 का है, वही रिलेशन कौन से ग्रुप में आपको दिखाई देता है? जो आपको चार ऑप्शन दिए हैं। तो बेटा सीधी सिंपल सी बात है, अगर आप इनका डिफरेंस देखोगे तो आपको ये डिफरेंस जो है वो दिखाई देगा। 33 तो ये, और 13 ये, 33 और 13 46, 33 होगा ना? 60, ठीक है। एक बार मैं घटा लेता हूँ कंफर्म होने के लिए। तो आप कहोगे सर 13 में से 7 गया 6 1, और 11 में से 6 गया 5, सही है। 13 में से 7 गया 6 1, देखो, और 11 में से 6 गया 5, 56 का डिफरेंस। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर बात करें तो यही 56 का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि 15 में से 9 गया 6 1, और 8 में से 3 गया 5, 56।
देखो कई बार क्या होता है, चीजें आसान होती है लेकिन माइंड आपका स्टक हो जाता है। ठीक है, तो 56 का डिफरेंस आना चाहिए। तो लार्ज डिजिट का अगर यूज करें तो यहाँ पे तो डिफरेंस 0 आएगा, लार्ज डिजिट आनी चाहिए 6, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। 4 में से 8 जाएंगे यानी 14 में से 8 जाएंगे तो 6 लार्ज डिजिट हो सकती है, तो ये आंसर हो सकता है। लेकिन 11 में से 3 जाएगा तो 9, तो लार्ज डिजिट 3 आएगी, ये भी नहीं हो सकता। और 9 में से 1 जाएगा तो लार्ज डिजिट 8 आएगी, तो ये भी नहीं हो सकता, यही आंसर होगा। लार्ज डिजिट का यूज कर लिया ताकि अपन को पूरा सॉल्व ना करना पड़े। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या कहता है कि आपको एक कोडेड ब्लड रिलेशन दिया है, और कोडेड ब्लड रिलेशन का मतलब होता है कि बच्चा इसको पूरा पढ़ना शुरू करता है, जबकि ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, डायरेक्ट पहले इस लाइन पे जाना है जो आपको दी है, और इसे नोट डाउन करते हुए, जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये नोट डाउन की हुई है तो मैं यूज कर लेता हूँ, वरना आप अपने जो भी डेस्कटॉप से आपके पास जो भी रफ शीट होती है उस पर सीधा ये आप पहले लिखोगे। ठीक है, उसके बाद इसने क्या पूछा है, 4 2 से क्या रिलेशन रखता है। तो 4 2 से रिलेशन रखता है तो पहले आप इसी पे फोकस करो कि इस वाली चीज को अपन एक बार सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से तो सिर्फ जेंडर आएगा कि 2 पुरुष है या महिला, वो जेंडर कहाँ से आएगा, इससे। तो डिवाइड का मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, तो आपको फादर दे रखा है तो ये प्लस आएगा, बस इतना मानना है ये। ठीक है, ये फादर हो गया इस डिवाइड का मतलब, और इस प्लस का मतलब आपको क्या दे रखा है, मदर हो गया। ठीक है, तो 2 की जगह अपने आप को रखो कि ये मैं, ये मेरे पिता, और ये मेरे पिता की माता, ये मेरे पिता की माता। तो 4 जो है वो 2 के लिए पिता की माँ हो गई, पिता की माता, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर होगी बात। ये था क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो इसने कह रहा है कि बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर आर alike in a certain way and thus form a group which is one that does not belong that group। कहने का मतलब है कि 4 में से 3 में कुछ सिमिलरिटी है, और सिमिलरिटी को समझने के लिए आपको इनके क्रमांक लिखने होंगे, जैसे F का 6, D का 4 और Z का 26, J का 10, H का 8 और D का 4, A का 1, Y का 25 और U का 21। ठीक है, K का 11, J का 10 और E का 5। अब अगर इनके बीच रिलेशन की बात करें तो देखो ये आपका है क्या, -2, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 4 तो ये गया, 4 ही गया तो -4। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें तो -2 ठीक है, और यहाँ पे भी -4 दिखाई दे रहा है। तो ग्रुप है -4 -4 -4 -2 -4 -2 -4। यहाँ पे भी बेटा -2 ही है, क्योंकि देखो एक गया, एक के बाद क्या जाएगा, 26 जाएगा तो 25 आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपको -4 दिखाई दे रहा है। तो ये 3 चीजें सेम है, तो 100% आंसर तो ये आएगा, चेक कर लो। यहाँ पे आपको -1 ही दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे -5 दिखाई दे रहा है। तो यही आपका इन चारों में से क्या है, अलग है। ये था क्वेश्चन नंबर 24। और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न जो है वो आप देखोगे अब, जो कि एक फिर से आपको एक मिरर इमेज पूछा है, और मिरर इमेज को अपन ऑप्शन से करते हैं। कैसे, ऑप्शन एलिमिनेशन से। अगर बात करें इस H की, तो H कभी ऊपर की ओर, यानी इसका जल प्रतिबिंब तो नहीं होगा, ये नहीं होगा आपका आंसर, क्योंकि इसकी वजह से एलिमिनेट हो गया। यही आंसर हो सकता है आपका, क्योंकि इसमें मेरे को सब कुछ सही दिखाई दे रहा है। अगर इसकी बात करें तो इसने H सीधा रख दिया, और यहाँ पे बात करें तो 7 सीधा रख दिया, यानी ऑप्शन नंबर हो गया बी। ये था आपका 12 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन। आई होप आपने इस बात को समझा। और एक बात, जो बच्चा रेगुलर हर एक शिफ्ट को सिक्वेंसली सोल्व करना चाहता है, उसके लिए हर एक सब्जेक्ट एक ही चैनल पर अगर आपको चाहिए, तो उस चीज के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे जाना पड़ेगा, स्कॉलर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप जुड़ेंगे और जाएंगे और सीखेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।